Hello students, I welcome you to your very own geography class, and today we are going to do chapter 1, that is resources and development of CBSE NCERT class 10th. Chapter 1, that is resources and development of CBSE Chapter 1, Resources and Development of CBSE NCERT Class 10th. Let's begin with the chapter name first. Development, everybody is aware. Development का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना, या आप हिंदी में कहें तो किसी चीज का विकास करना. यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीज को उस लेवल तक डेवलप करना, उसका विकास करना कि वो फिट फॉर यूजेज हो जाए. देन व्हाट इज रिसोर्सेज? लेट्स सी. Here you can see everything available. यहाँ everything available का मतलब जो भी हमारे पास है on earth, living और dead, चाहे वो living organism हो, जैसे कि आपके plants हो गए, animals हो गए, humans हो गए, चाहे dead हो, like land, soil, in our environment that humans value. This is very important point. कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास है, चाहे वो living हो या वो डेड हो, हमारे एनवायरमेंट में जो ह्यूमंस वैल्यू करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस एंड विच ह्यूमंस यूज इन देयर डे टू डे लाइफ टू सैटिस्फाई देयर नीड्स, उनकी कोई भी जरूरत के काम में जो चीज आती है, एवरीथिंग ऑफ दैट टाइप इज अ रिसोर्स. तो रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमंस यूज करते हैं अपनी किसी भी तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए, एंड विच इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस. I think this is clear now. What is a resource? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको क्लियर करने के लिए कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारी एनवायरनमेंट में. लेट्स सी. वाटर. वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, बेदिंग के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं. सो वाटर इज डेफिनेटली अ रिसोर्स. फॉरेस्ट, आपको वहां पर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं फॉरेस्ट में, आप दोनों ही चीजों से कोई ना कोई एडवांटेज लेते हैं, तो फॉरेस्ट आर रिसोर्सेज. लैंड, आपके घर जो हैं, आपके खेत जो है, सब कुछ लैंड पे बिल्ड होता है, सो लैंड इज अ रिसोर्स. विंड, आप विंड एनर्जी को यूज करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. एनिमल्स, आप एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, वूल यूज करते हैं, मीट, एग्स. सो एवरीथिंग गिवन हियर इज अ रिसोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन सब So everything here is a resource कि कहीं ना कुछ humans इनमें से use करते हैं. They are useful to humans and used by humans in their day-to-day life. So now when you have an idea what is a resource, let's proceed further. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो एक रिसोर्स को सेटिस्फाई करने चाहिए रिसोर्स होने के लिए. कोई भी मटेरियल हमारे अर्थ में अवेलेबल है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो अगर सेटिस्फाई करे तो वो एक रिसोर्स है. सो फर्स्ट थिंग, अ रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल. अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक रिसोर्स है लेकिन वो इकोनॉमिकली फीजिबल ही नहीं है. इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब जो पैसा, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए. जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि सोलर एनर्जी यूज करते हैं हम सोलर सेल पैनल्स के थ्रू. सोलर सेल पैनल्स में होती हैं आपकी सिल्वर लाइनिंग. अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए सोलर पैनल इम्प्लांट करते हैं तो उसमें कितनी सिल्वर लाइनिंग चाहिए होगी. तो ये सोलर एनर्जी को यूज करना हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि सिल्वर बहुत ही महंगा होता है. तो ये एक इकोनॉमिकली फिजिबल ऑप्शन नहीं है यहाँ पर हमारे लिए. सो वो एक रिसोर्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर लार्ज बिल्डिंग्स. सेकेंड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. किसी भी ह्यूमन को अगर कोई चीज रिसोर्स लगती है लेकिन वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान को ऐसा लगता था कि ब्लैक बर्ग इज अ रिसोर्स फॉर हिम, तो उसने उसकी हंटिंग की, लेकिन इट वॉज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल बाय अ ट्राइब. तो उन चीजों को भी हम रिसोर्स कंसीडर नहीं कर सकते जो किसी भी कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करें.
थर्ड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी ऐसी चीज को रिसोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी ही हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डैम्स नहीं होते तो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते थे, तब हमारे पास वाटर एक रिसोर्स नहीं होता फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. So all three conditions must be satisfied by a material to become a resource. Next we will do classification of resources, कि resources जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं. यहाँ हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी है. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन मतलब क्या है, कहाँ से वो आते हैं, जो उनका बेसिक्स है उसके बेसिस पे. जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक, दो क्लासिफिकेशंस यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है पैदाइश. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल आगे. जस्ट एन ओवरव्यू इट इज. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी चीज का खत्म हो जाना. एग्जॉस्ट होने का मतलब है खत्म हो जाना. तो इसके बेसिस पर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मालिक कौन है. ऐसे रिसोर्सेज जो अलग अलग लोगों द्वारा होल्ड किए जाते हैं, उनके मालिक अलग अलग होते हैं. तो ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं. लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. किस हद तक एक रिसोर्स डेवलप है, कितना हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी 4 तरह के होते हैं. पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. नाउ लेट्स सी देम इन डिटेल. फर्स्ट हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. 2 तरह के होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक. दिस वन इज वेरी सिंपल, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बायो का मतलब होता है लाइफ. तो बायोटिक मतलब जो लिविंग चीजों से बने हैं वो रिसोर्सेज, जो लिविंग है या वंस लिविंग थे. यहां देखिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. जो मैंने ऑलरेडी कहा, जो लिविंग है या वंस लिविंग थे, उन रिसोर्सेज को हम कंसीडर करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक का मतलब यहाँ के एनिमल्स. ये सारी चीजें, एग्जाम्पल्स देखिए, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना एंड फिशरीज, लाइफ स्टॉक. ये कुछ एग्जाम्पल्स है. जितनी भी लिविंग चीजें हैं, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, फिशेस, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, बायो मीन्स लाइफ, उसके आगे ए लग गया मतलब नेगेटिव हो गया वो इम्पैक्ट. तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स से जो बने हो, थिंग्स कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे आपके रॉक्स हैं और मेटल्स एग्जाम्पल में दिया है. इवन आप लीजिए, आपके आसपास वुड है या विंड है या एयर है या लैंड है, ये सब क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. तो जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक, और जो लाइफलेस होते हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट विल सी दी फॉर्मल डेफिनेशन, कि अगर एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से इनकी डेफिनेशन देंगे वो देखते हैं. Abiotic resources are usually obtained from the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Example of abiotic factors are water, air, soil, sunlight and minerals. तो क्या है, resources जो abiotic type के होते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे. lithosphere means land, atmosphere everybody is available, जो आपके पास everybody is aware ये atmosphere क्या होता है, जो आपके आसपास वातावरण है. and hydrosphere मतलब पानी. तो लैंड, एयर, वाटर, इन 3 कंपोनेंट्स के ही मिक्सचर से कहीं ना कहीं आपको एबायोटिक रिसोर्सेज मिलते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ, वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट एंड मिनरल्स. ये सब जो है ये क्या है, लाइफलेस है. वाटर देखिए हाइड्रोस्फीयर में आ गया, एयर एटमॉस्फेयर में, सॉयल लिथोस्फीयर में, सनलाइट अगेन एटमॉस्फेयर एंड मिनरल्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. तो कहीं ना कहीं इन 3 कंपोनेंट्स से ही डिराइव होते हैं आपके एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं. बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम. लिविंग और वंस लिविंग, अगर आपके जैसे कहते हैं डेब्रिस जो होता है, जो आपके प्लांट्स हैं,
अगर उनकी लीव्स टूट जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो वो भी वंस लिविंग, मतलब कभी तो जिंदा थे प्लांट्स, तो वो भी बायोटिक की ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो लिविंग और वंस लिविंग, जो अभी भी जिंदा है या वंस जिनके अंदर लाइफ थी, वो दोनों किस में आते हैं? बायोटिक में। These are obtained from biosphere and are capable of reproduction. ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर्स आर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड फंजाई। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड वन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, थर्ड वन इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन नेशनल रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या है, ये नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा दैट इंडिविजुअल जो कोई इंडिविजुअल ओन करता हो, कम्युनिटी ओन यानी जो किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन किए गए हो, नेशनल विच इज ओन बाय अ कंट्री, एंड इंटरनेशनल जो कोई एक कंट्री नहीं करती, इट्स पार्ट ऑफ इंटायर वर्ल्ड, उसको शेयर कर रही हैं बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज। अब लेट्स सी देम इन डिटेल वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल फार्मलैंड ओन्ड बाय फार्मर्स, अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बरियल ग्राउंड जो है वो सभी मुस्लिम्स यूज कर सकते हैं या सभी क्रिश्चियंस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको जैसे किए थे, लैंड फॉर ग्रेजिंग, बरियल्स, विलेज पॉन्ड, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड, all of them are community owned resources. National resources कौन से होते हैं? Resources within the political boundaries and oceanic area up to 19.2 किलोमीटर from the coast. यानी कोई भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं या उनके कोस्टल एरिया से ऑलमोस्ट 19.2 किलोमीटर दूर तक का जो एरिया होता है ओशन का, वो भी किस में आता है? नेशनल रिसोर्स में आता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, उस किसी भी कंट्री के रोड्स, उनका रेलवे, उनकी कैनाल्स जो है वो क्या है? उस कंट्री का नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ओशियानिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the agreement of international institutions. वो एरिया जो उनकी कोस्टल रेंज से बाहर का एरिया होता है 200 किलोमीटर के, जिसे कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकती विदाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस परमिशन, दैट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बेसिकली आपके ओशियानिक रीजन्स ही होते हैं। The next classification is on the basis of exhaustibility. ये तो आप काफी सालों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आई थिंक। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, जो बार बार क्रिएट किए जा सकते हैं, जो खत्म नहीं होंगे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी, बायोमास एंड सोलर एनर्जी। ये सब क्या है? आपके लिए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि कभी खत्म नहीं होंगे। हवा कभी खत्म नहीं होगी, जो हीट से आप प्रोड्यूस करते हैं जियोथर्मल, उससे खत्म नहीं होगा। पानी खत्म नहीं होगा, एटलीस्ट ओशियन सीजन में पानी तो रहता ही है। बायोमास जो है आपका, जो आप वेस्ट प्रोडक्ट से जो बायोगैस प्लांट्स के थ्रू बनाते हैं वो, और सोलर एनर्जी। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? जो कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनका यूज जो है जुडिशियसली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन गेट इजीली एग्जॉस्टेड। और ये वो रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाए तो रिन्यू नहीं हो सकते। ये वो रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाए तो रिन्यू नहीं हो सकते, और अगर होंगे भी तो दे टेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड। एग्जाम्पल है ऑयल, न्यूक्लियर पावर, कोल्स एंड नेचुरल गैस। Let's see their formal definition. Renewable resources are the ones which can be renewed or reproduced. कैसे हम इन्हें दोबारा reproduce कर सकते हैं? By physical, chemical और mechanical processes. तीनों में से कोई भी चीज यूज कर अगर हम किसी रिसोर्स को दोबारा बना सकते हैं तो वो क्या हो गया? आपका renewable resource हो गया। इन्हें replenishable resources भी कहते हैं। फिजिकल कोई भी चीज कर
केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके या मैकेनिकल प्रोसेस, मशीन्स के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या फिजिकल फॉर्म जैसे आप चेंज करते हैं वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, ऐसे फिजिकल रिएक्शंस, इनमें से कुछ भी, तीनों में से कोई भी मोड यूज करके अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक रिसोर्स को दोबारा, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। अब आप इसे केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेश वाटर, सोलर एनर्जी, टिम्बर एंड बायोमास। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। These are the ones that take very long geological time. बहुत ज्यादा लंबा अरसा जो लेते हैं, millions of years to form. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted. कुछ non-renewable resources क्या होते हैं जिन्हें आप recycle कर सकते हो बार बार, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप recycle भी नहीं कर सकते, जैसे आपके fossil fuels हैं, your coal, petroleum, natural gas, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो मैंने अभी आपको जैसे बताया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दीज आर टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल रहें।